हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एल्टन मायो के बारे में इन डिटेल कवर करेंगे, जिन्होंने न्यू क्लासिकल स्कूल या फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दी थी। और हेनरी मिन्सबर्ग ने जो मैनेजमेंट में मैनेजर के रोल्स डिस्क्राइब करे हैं वो भी इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यू क्लासिकल स्कूल या फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, जो कि हैवथॉर्न स्टडी 1921-1932 में जॉर्ज एल्टन मायो द्वारा और उनकी टीम द्वारा दी गई थी, एंड न्यू मूवमेंट विच इज़ नोन एज अ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट. It may be recalled the Hawthorne study revealed that the better physical environment and more economic benefit were not sufficient to motivate workers for their higher productivity. तो हमने अभी तक जितने थियरीज देखी थी तो वही थोड़ा बहुत उनमें वही था कि उनको फिज़िकल एनवायरनमेंट सही दे या फिर उनको बार बार इकोनॉमिक बेनिफिट उनको प्रोवाइड करेंगे तो जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एल्टन मायो ने डिस्क्राइब करा है कि उनसे उनकी मोटिवेशन नहीं बढ़ेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी. It shows that the socio-psychological need have a powerful influence on the productivity of the worker. उनका जो socio-psychological need है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस करता है उनकी प्रोडक्टिविटी पे. Moreover, these studies also reveal that the informal or a social relationship, informal supervision वर्क अल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. जहाँ पे लोगों को फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं बल्कि इनफॉर्मल, मतलब कि हम नॉर्मल वे में उनसे कम्युनिकेशन करें, उनकी जो पर्सनल लाइफ के साथ भी अगर कोई इश्यू है तो उनके साथ कम्युनिकेट करें तो ज़्यादा उनको कनेक्शन फील होगा, वहीं बात करी गई है. दिस कंक्लूजन ऑफ द स्टडीज़ गेव दैट द बर्थ ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था मेन. द हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट शो दैट द वर्कर प्रोडक्टिविटी इज नॉट ओनली अफेक्टेड बाय फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट बट आल्सो बाय द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, ऑल्दो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वेर कंसिडर क्रिटिकली बाय द वर्कर्स. तो फिजिकल एनवायरनमेंट की ही बात नहीं करी गई है कि उनको अगर एनवायरनमेंट सही है, उसके अलावा भी उनका सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं वर्कर्स पे. तो यहाँ पे जो 3 मैटर्स कौन कौन से हैं वो फर्स्ट सोशल फैक्टर्स, फिर एम्प्लॉयज़ अटेंशन एंड थर्ड है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर. तो सोशल फैक्टर्स मैटर मतलब क्या, देयर इज़ एविडेंस दैट पीपल फील मोटिवेटेड एंड मोर प्रोडक्टिविटी व्हेन दे परसीव समवन इज़ वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग देयर वर्क. ऐसा लगेगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस काउंट करी जाएगी, तो लोग ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं. peer pressure, interactions और the group process have been considered significant determinants of the performance. तो यहाँ पे वही है कि हमने दूसरे एम्प्लॉय से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करना है. अगर हम बेटर परफॉर्मेंस करेंगे तो हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलेगा या फिर मेरी अचीवमेंट में काउंट होगा, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेगा. फिर है एम्प्लॉय अटेंशन. द अटेंशन दैट सुपरवाइजर डिवोट to the work and the appreciation of being a part of crucial investigation boosted morale and create more output which come to the known as the Haworth effect. ये Haworth effect में क्या होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय को अटेंशन सबसे ज़्यादा पसंद है, कि यहाँ पे सुपरवाइज़र है उसको अटेंशन दे रहा है उसका वर्क के लिए, एंड उसको अप्रिशिएशन मिल रहा है कि वो उस क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. उसकी वजह से उसको मॉरल इंक्रीज़ होगा कि इतने सारे लोगों में से भी मेरे पे सबसे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है, इसके वजह से मुझे अपना 100% वहाँ पे देना है, इस तरह से. फिर है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स बिहेवियर इज़ नॉट ओनली रैशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड बट इज़ अ सोशल इम्बेडेड, reflecting the nature of the social relation and psychological of the individual person with whom they are work. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर में वही आएगा कि वो एक सेल्फ इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व है, तो उनका जो नेचर है वो सोशल रिलेशन के साथ सबसे ज़्यादा मैच करेगा कि वो किस एनवायरनमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ही वो उस वर्क एनवायरनमेंट में फ़िट हो पाएंगे. अगर उनको उन पूरे ग्रुप के साथ ज्वाइन करा जाएगा, उसको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. फिर इस पूरे अप्रोच में क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या है एल्टन मायो का. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. तो उन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इंट्रोड्यूस करा, वो सबसे बड़ी उनके कंट्रीब्यूशन में है. दिस एक्सपेरिमेंट हैव थ्रोन डाउन द चैलेंज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव अप्रोच
टू वर्क एंड द शिफ्ट टू द अटेंशन ऑफ द सब्जेक्टिव। ठीक है कि एक पर्टिकुलर जनरल नहीं लेकर हम उसको पर्सन टू पर्सन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर बंदा दूसरे से अलग है, वो हमें यहाँ पे देखना है। सबके लिए जनरल रूल्स लगाने से पहले हमें ये सोचना होगा कि वहाँ पे एनवायरनमेंट में काम करने वाले लोग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन पे उसका क्या इफेक्ट आएगा। And more importantly, social and psychological factor in work environment. It endorse the need for the job satisfaction, communication and group cooperation in influencing the level of the production. तो यहाँ पे प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा उसका वर्कर का जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड ग्रुप कोऑपरेशन में वो काम करे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में। फिर क्या बोला था हैवथॉर्न इफेक्ट में, इट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइनिंग बिहेवियर शिफ्ट दैट अकर व्हेन पीपल परफॉर्म अ विटनेस एक्शन, द फैक्ट दैट अटेंशन एंड फीडबैक अफेक्ट द परफॉर्मेंस। उनको जितनी ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, जितना ज़्यादा वो फीडबैक लेंगे हमसे, उतना ज़्यादा उनके बीच में कम्युनिकेशन बढ़ेगा एंड ट्रस्ट इतना ही बिल्डअप होगा एंड ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अच्छे से अचीव हो पाएंगे। तो वर्कर को लगना चाहिए कि मुझे अटेंशन मिल रही है, मेरा फीडबैक भी मैटर करता है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे वो प्रोडक्टिविटी से काम कर पाएगा, अपना बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा। फिर थर्ड है फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी भी डेवलप करी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इट लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, which in turn to lead additional studies on the motivation of the employee, the level of satisfaction they have in their workplace and the social relation within the working environment. तो वहाँ पे वही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ वहाँ पे काम करने वाले लोगों की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, मोटिवेशन किस तरह से एम्प्लॉयज़ को करा जा सकता है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हम किस तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं, उनको किस तरह से वर्क प्लेस चाहिए, और उनका सोशल रिलेशन है वर्किंग एनवायरनमेंट में वो किस नेचर का है, वो सभी बातें यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में करी गई है। फिर है एनहांस द मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इट इन्फ्लुएंस मोर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड द स्पेशल ऑफ द कॉन्सेप्ट सच एज अ मॉरल बूस्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट्स आउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इन बेटर देयर वर्किंग कंडीशन। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को और एनहांस करने की ज़रूरत है कि उनको ऐसा लगे कि लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि और अच्छे से वो काम कर पाए। तो उनको इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे, कि वो भी डिसीज़न मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं। फिर मैथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस क्या है, ये हमने कंट्रीब्यूशन देखा, इन्हीं कंट्रीब्यूशन में से हमने कुछ लिमिटेशंस निकाली है कि लैक ऑफ रिगोरियस एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। यहाँ पे जस्ट कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा बोला है कि लैक ऑफ कंट्रोल एंड प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स विच लीव्स इट वेरी ट्रिकी टू रिलेट चेंजेस इन द प्रोडक्टिविटी टू वेरिएबल्स बीइंग वर्क ऑन। वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो किस चीज़ के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी कम हुई है या बढ़ी है, हम वो उसको चेक करना थोड़ा क्रिटिकल है कि वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं है तो वो काम नहीं कर रहे, या मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो वो काम नहीं कर रहे, वो पता लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर है ऑब्जर्वर बायस। यहाँ पे क्या होगा, वन माइट आर्ग्यू दैट द बायस कुड हैव अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर एंड द चेंजेस मे बाय देम ड्यूरिंग द प्रोसेस। सेलमैन साइड पॉइंट आउट that workers might have better productivity because they've been watched and thus they consider themselves important even without the actual change in their working environment. यहाँ पे अगर उनके वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मुझ पे नज़र रखी जा रही है, मुझे और बेटर परफॉर्मेंस देना होगा, तो वो खुद को थोड़ा इम्पोर्टेंट फील करेंगे कि मुझ पर ही नज़र रखी जा रही है और मैं अपनी प्रोडक्टिविटी में कुछ बढ़ाऊँ। तो यहाँ पे वो एक्सेप्शनल हो जाएगा ना कि उसका वर्किंग कंडीशन से कोई मतलब कहाँ पे वो काम कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वहाँ पे सिर्फ उस पर नज़र रखी जा रही है, उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है, तो ऑब्जर्वर बायस भी हो जाता है। फिर है ओवर जनरलाइजेशन, जहाँ पे सेवरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिस्कवर्ड फाइंडिंग हैव बीन डीम्ड टू जनरलाइज एज ऑथर्स रिलाई ऑन द assumption that the effect highlighted under the investigation apply to people all the industry and the workplace। यहाँ पे ये चीज़ जो हमने देखी आगे वो सभी लोगों पे सभी पीपल पे अप्लाई
करने वाले हैं ऐसे इस तरह से कि इंडस्ट्री में भी, वर्क प्लेस पे भी, हर जगह पे ये ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि कुछ जो उन्होंने डिस्कवर करा है, जो फाइंडिंग्स करी है, वो सभी लोगों पे, मतलब कि एक पे एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने लगा कि सब पे कर लेना चाहिए, तो वो सब पे जनरलाइजेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करी लोगों पे, जो सर्च करा कि उनको किस तरह से कौन सा एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, तो अगर 5 लोग एक जैसा सोच रहे हैं तो जो 6 वाला पर्सन होगा वो भले ही अलग होगा, फिर भी उस पर ही वो जनरलाइजेशन वाले रूल्स लगा दिए जाएंगे। फिर है लिमिटेड स्कोप, जहाँ पे वन पोटेंशियल लिमिटेशन वॉज दैट ऑल द रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट्स वेर कंडक्टेड इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टाइप, द इंडस्ट्रियल टाइप इन द स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, द वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, विच में कॉज सम डिफिकल्टी इन जनरलाइजिंग द रिसर्चर रिजल्ट टू अदर टाइप्स एंड कल्चरल कंटेक्स। यहाँ में लिमिटेड स्कोप से क्या है कि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री टाइप हो या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई कंपनी हो, फिर भी सभी में ये जो मेथड है वो एक्सपेरिमेंट है वो लगा दिया जा रहा है। उसकी वजह से क्या होगी कि वो जनरलाइजेशन पे चला जाएगा कि सभी पे एक ही रूल्स, एक ही एक्सपेरिमेंट और एक ही इनोवेशन से हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा कि वहाँ पे काम करने वाले लोग एक्चुअल में कहाँ किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं, वो हमें पहले देखना होगा, आफ्टर दैट हम उस पर जनरलाइजेशन लगाएं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट रोल्स बाय दी हेनरी मिन्सबर्ग। तो जो मैनेजर के रोल्स है जो हेनरी मिन्सबर्ग ने इस पर दी मैनेजमेंट रोल्स दिए हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि हु इज़ द हेनरी मिन्सबर्ग। हेनरी मिन्सबर्ग इज ए डिस्टिंग्विश्ड कैनेडियन स्कॉलर एंड मैनेजमेंट thought leader has left an indelible mark on the realm of the management and the organizational theory. Born on September 2nd, 1939 in Montreal, Quebec, Minsberg boosted a prolific career that spanned academian, authorship and the researcher. तो उन्होंने अपने पूरे करियर में बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल ऑलरेडी करी है, हमने वो भी देखी। His most celebrated contribution lies in unrelieving the interference of the managerial roles, organizational structure and strategic thinking. तो कौन कौन सी उन्होंने दी है कि मैनेजर के मेन से 3 रोल है कि इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल। तो उनको भी अलग अलग क्लासीफाई करा है कि इंटरपर्सनल में फिगर हेड है लीडर की तरह एंड लाइजन की तरह, फिर इंफॉर्मेशन में मॉनिटर, डिसमिनेटर एंड स्पोकन पर्सन की तरह, एंड डिसीजनल में इंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर एंड रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर की तरह उसे काम करना है। तो उन्होंने जो 3 डिवाइड करे हैं वही है इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है इंटरपर्सनल रोल। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस रोल रिवॉल्व अराउंड द मैनेजर्स इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद इन दी बोथ विद इन एंड बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन दिस कैटेगरी मैनेजर्स अंडरटेकन 3 प्राइमरी रोल। तो इंटरपर्सनल में क्या होगा कि उसको दूसरों के साथ किस तरह से इन्वॉल्व होना है, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, दूसरों के साथ किस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है। तो एज अ फिगर हेड क्या होगा, मैनेजर सर्व एज अ सिम्बॉलिक लीडर रिप्रेजेंटिंग their organization through their ceremonial duties and embodiment of its values। तो वो ऑब्वियसली पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सिंबॉलिक लीडर की तरह काम कर रहा है मैनेजर, तो वो एज अ फिगर हेड उसको माना जा रहा है, तो उसका बिहेवियर भी उस तरह का होना चाहिए। एज अ लीडर काम कर रहा है तो उसकी वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑफ गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग देयर टीम्स, मेकिंग पायलट डिसीजन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू देयर स्टाफ। फिर एज अ लाइसेंस की तरह क्या होगा कि मैनेजर्स एस्टैब्लिश एंड नर्चर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप फॉस्टरिंग कनेक्शन within and outside their organization together crucial information and access valuable resources। तो यहाँ पे उसको एज अ कम्युनिकेटर की तरह काम करना है कि इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है, सबकी खबर उसको रखनी चाहिए और सभी चीज़ों को उसको मतलब क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी उसके पास होनी चाहिए कि एक्चुअल में अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई बात है तो उसको पहले पहुँचनी चाहिए। फिर है इंफॉर्मेशनल रोल में क्या होगा, जहाँ पे विद इन दिस स्फेयर मैनेजर्स एक्ट एज अ conduits of the information, adept at collecting, in processing and disseminating vital data that facilitate informed decision making।
तो इसमें कौन सी 3 प्राइमरी डिसीजंस आएंगे। इंफॉर्मेशन रोल नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एज अ मॉनिटर की तरह। तो मैनेजर्स diligently observe the environment, staying attuned to the internal and external development that may impact their organization। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरनली या एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट कर पाएगी, वहाँ पे उससे सभी चीज़ों वो सभी एनवायरनमेंट को उसको मॉनिटर करना है। फिर है डिसमिनेटर, मैनेजर शेयर पर्टेन इंफॉर्मेशन विथ देयर टीम्स एंड अदर स्टेक होल्डर एंश्योरिंग that everyone possess the essential knowledge required for their roles। तो जिस पर्सन को जो भी रोल उनको मैनेजर ने दिए है, तो उस सभी रोल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजर उसको समझा देगा। तो सभी को अपने अपने रोल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होगी। फिर है स्पोकन पर्सन, जहाँ पे मैनेजर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन बाय कम्युनिकेटिंग इट्स गोल एंड पॉलिसीज एंड एक्शन टू एक्सटर्नल पार्टीज सच एज मीडिया, गवर्नमेंट एंटिटीज़ एंड द अदर पब्लिक। तो जो भी बाहर की पब्लिक है, अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करना है तो वही बंदा है जो मैनेजर है, वही बात करेगा ऑर्गेनाइजेशन के एज अ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। फिर थर्ड है डिसीजनल रोल की में क्या होगा, जहाँ पे उसको चॉइस क्रिटिकल प्रोसेस है, जहाँ पे उसको चॉइस करनी है या रिजॉल्विंग इश्यूज है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी काम उसके अंडर आएंगे। जहाँ पे फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर की तरह उसे डिसीजन लेने हैं कि मैनेजर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड चैम्पियन इनोवेशंस प्रोजेक्ट और इम्प्रूवमेंट देयर और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को और किस तरह से हम इम्प्रूव कर पाएंगे, या उसको कौन सी और अपॉर्चुनिटीज़ है और उसके लिए हमें कौन से इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करना है, सभी डिसीजन उसको लेने हैं एज एंटरप्रेन्योर। फिर है डिस्टर्बेंस हैंडलर, जहाँ पे व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स और द क्राइसिस इमरजेंस मैनेजर एडेप्टली एड्रेस देम टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी एंड हार्मोनी। ठीक है, यहाँ पे अगर वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उसको मैनेजर उन दोनों को मतलब शांत करवाने का वहाँ पे काम करेगा और वहाँ पे शांति बनी रहे, हार्मोनी बनी रहे, वो ध्यान रखने का उसका काम रहेगा। फिर है रिसोर्स एलोकेटर, मैनेजर्स एलोकेट रिसोर्स इंक्लूडिंग बजट, टाइम एंड पर्सनल strategically to various projects and initiative, alignment them with the organizational project। तो रिसोर्स एलोकेटर के तौर पर भी वो काम करेगा। अगर कहीं पे भी रिसोर्सेज की कमी है, बजट किस तरह से बनाना है, कौन से लोगों को हायर करना है, किस तरह से हायर करना है, सभी काम वो कौन से प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सभी स्ट्रेटजी ये सभी रोल्स डिसीजन वाले वो वहाँ पे काम करेगा। फिर है नेगोशिएटर के तौर पर डिसीजन लेना हो तो मैनेजर स्किलफुली नेविगेट नेगोशिएशन वेदर इंटरनली or with the employees or the department or externally with or organization or the stakeholder to secure agreement and resolve the conflict। इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली कोई भी वहाँ पे उसको नेगोशिएशन का काम होगा तो भी वो बहुत अच्छे से निभाएगा। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।